अगर आपको यह समझ में आ जाए कि किसी व्यक्ति के डर क्या है, तो आप उसके फैसलों का भी अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए, आपका एक दोस्त हमेशा रिश्तों में बहुत सतर्क रहता है। वह किसी पर जल्द भरोसा नहीं करता, ज्यादा खुलता नहीं और किसी भी नए रिश्ते में जाने से पहले बहुत ज्यादा सोचता है। हो सकता है कि वह किसी पुराने रिश्ते में बुरी तरह टूट चुका हो और अब वह फिर से वही दर्द नहीं झेलना चाहता। इसलिए वह कोई भी रिश्ता शुरू करने से पहले हर चीज को तोलता है ताकि वह फिर से तकलीफ से ना गुजरे। अगर आप यह समझ जाएं कि उसका व्यवहार दर्द से बचने के लिए है, तो आप यह भी समझ सकते हैं कि उसे भरोसा दिलाने के लिए क्या करना होगा। इसी तरह कुछ लोग दिखावे पर बहुत ध्यान देते हैं। वे हमेशा महंगी चीजें खरीदते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी तस्वीरें डालते हैं और अपनी सफलता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। अगर आप उनके मोटिवेशन को देखें तो इसमें भी खुशी और दर्द का खेल है। हो सकता है कि उन्हें तारीफ और पहचान से खुशी मिलती हो, इसलिए वे अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह बनाते हैं कि लोग उनकी सराहना करें। या फिर हो सकता है कि उन्हें यह डर हो कि अगर वे साधारण दिखेंगे तो लोग उन्हें कम आंकेंगे। इस डर से बचने के लिए वे हमेशा अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी ग्राहक से डील कर रहे हैं तो क्या यह जानना जरूरी नहीं होगा कि वह किस चीज से प्रभावित होता है। अगर कोई ग्राहक उस चीज को खरीदता है जिससे उसे खुशी मिलेगी, तो आपको उसे यह बताना होगा कि आपका प्रोडक्ट उसकी लाइफ को कितना बेहतर बनाएगा। लेकिन अगर कोई ग्राहक सिर्फ नुकसान से बचना चाहता है, तो आपको उसे यह समझाना होगा कि अगर उसने यह प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो उसे क्या नुकसान हो सकता है। बच्चों को ही देख लीजिए, जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो वह या तो इस सोच से करता है कि अच्छे नंबर आएंगे और उसकी तारीफ होगी, या फिर इसलिए कि अगर वह फेल हो गया तो उसे सजा मिलेगी। यानी उसका मोटिवेशन या तो खुशी है या फिर दर्द से बचाव। अगर माता पिता यह समझ जाएं कि उनका बच्चा किस मोटिवेशन से ज्यादा प्रेरित होता है, तो वे उसे सही तरीके से पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमारे फैसले भी इसी मोटिवेशन से चलते हैं। कोई व्यक्ति नई नौकरी इसलिए ले सकता है क्योंकि उसे उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, खुशी, या फिर इसलिए क्योंकि वह अपनी पुरानी नौकरी से तंग आ चुका है, दर्द से बचाव। कोई व्यक्ति शादी इसलिए कर सकता है क्योंकि उसे एक साथी की जरूरत है, खुशी, या फिर इसलिए क्योंकि वह अकेलेपन से डरता है, दर्द से बचाव। अगर आप यह समझ जाते हैं कि किसी का जीवन किस चीज से संचालित हो रहा है, खुशी की चाहत या दर्द से बचाव, तो आप उसके अगले कदमों का अनुमान लगा सकते हैं। आप यह देख सकते हैं कि वह किस स्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, कौन से फैसले लेगा और किन चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। जब आप इस स्तर पर लोगों को समझने लगते हैं, तो आपकी खुद की संवाद और रिश्ते बनाने की क्षमता बहुत मजबूत हो जाती है। हर इंसान की जरूरतें अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यह जरूरतें एक तय क्रम में चलती हैं। कुछ लोगों की सबसे बड़ी चिंता पैसा कमाना और अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करना होती है, जबकि कुछ लोग प्यार और रिश्तों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। वहीं कुछ लोग अपने करियर, पहचान और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं। यह समझना कि कोई व्यक्ति किस स्तर पर है, हमें यह जानने में मदद करता है कि वह किन चीजों से सबसे ज्यादा प्रेरित होगा और उसका व्यवहार कैसा रहेगा। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए जरूरतों का एक क्रम बनाया, जिसे मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है। इसमें इंसान की जरूरतों को 5 स्तरों में बांटा गया है। सबसे नीचे की जरूरतें सबसे बुनियादी हैं, और जैसे जैसे कोई व्यक्ति इन जरूरतों को पूरा करता जाता है, वह अगले स्तर की ओर बढ़ता है। अगर आप यह पहचान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इस सीढ़ी पर कहां खड़ा है, तो आप यह भी समझ सकते हैं कि वह किस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा और भविष्य में कैसे निर्णय लेगा। सबसे पहला स्तर शारीरिक जरूरतों का होता है। इसमें खाना, पानी, नींद और बुनियादी आराम जैसी चीजें आती हैं। अगर किसी व्यक्ति की यह बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसका पूरा ध्यान इन्हीं चीजों पर रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसकी सबसे बड़ी चिंता यह होगी कि वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को कैसे पूरा करे।
उसे इस समय रिश्तों या आत्मसम्मान जैसी चीजों की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि उसका दिमाग पहले यह सुनिश्चित करेगा कि वह जीवित रह सके। अब सोचिए, अगर कोई इंसान खाने के लिए संघर्ष कर रहा है और आप उससे यह कहें कि उसे अपने आत्मविकास पर ध्यान देना चाहिए, तो क्या वह इसे गंभीरता से लेगा? शायद नहीं, क्योंकि उसकी प्राथमिकता अभी सिर्फ अपने पेट की भूख मिटाना है। यही कारण है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें पहले यह देखना चाहिए कि उसकी जरूरतें किस स्तर की हैं। अगर कोई इंसान बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है, तो उसे किसी बड़ी प्रेरणा की बात करने से पहले उसकी मौजूदा स्थिति को समझना जरूरी है। दूसरा स्तर सुरक्षा की जरूरतों का है। इसमें नौकरी की स्थिरता, घर, सेहत और भविष्य की सुरक्षा जैसी चीजें आती हैं। अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक जरूरतें पूरी हो गई हैं, तो अब वह अपनी जिंदगी में स्थिरता चाहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है लेकिन उसे हर समय नौकरी जाने का डर बना रहता है, तो उसकी चिंता पैसे से आगे बढ़कर सुरक्षा की हो जाती है। वह ऐसे फैसले लेगा जो उसे ज्यादा स्थिरता और सुरक्षा दें, भले ही वह ज्यादा बड़े अवसरों को ना अपनाए। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत सुरक्षित महसूस करता है, तो आप नोटिस करेंगे कि वह रिस्क लेने में ज्यादा सहज होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर समय डर में जी रहा है, जैसे कि उसे लगता है कि उसकी नौकरी कभी भी जा सकती है या उसका घर सुरक्षित नहीं है, तो उसका व्यवहार अलग होगा। वह अपने फैसलों में सतर्कता रखेगा, बदलाव से बचेगा और किसी भी ऐसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेगा जिससे उसकी स्थिरता को खतरा हो। तीसरा स्तर सामाजिक जरूरतों का है। जब कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी और सुरक्षा की जरूरतें पूरी कर लेता है, तो वह अब रिश्तों, दोस्ती और समाज से जुड़ाव की तलाश करता है। उसे यह महसूस होने लगता है कि सिर्फ पैसा और सुरक्षा ही काफी नहीं है, उसे किसी के साथ की भी जरूरत है। इसी स्तर पर लोग रिश्तों को ज्यादा महत्व देने लगते हैं और समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है और आप उसे करियर में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, तो वह ज्यादा उत्साहित नहीं होगा। उसकी प्राथमिकता अभी करियर नहीं, बल्कि किसी के साथ का एहसास है। यही वजह है कि जब कोई इंसान इस स्तर पर होता है, तो उसकी प्राथमिकताएं उसके दोस्तों, परिवार और रिश्तों के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो हमेशा लोगों के साथ समय बिताना पसंद करता है, तो यह समझना आसान हो जाता है कि वह इस स्तर पर है। उसे अकेले रहना पसंद नहीं और उसकी जरूरतें उन चीजों से जुड़ी हैं जो उसे अपनापन महसूस कराती हैं। अगर वह इस स्तर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो वह उदास या असहज महसूस करने लगेगा। चौथा स्तर आत्मसम्मान की जरूरतों का है। जब कोई व्यक्ति रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव से संतुष्ट हो जाता है, तो अब उसे पहचान और सम्मान की जरूरत महसूस होने लगती है। उसे अब यह चाहिए कि लोग उसकी सराहना करें, उसकी सफलता को स्वीकार करें और उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखें। यही कारण है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां दिखाने में दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि उन्हें इससे सम्मान और पहचान मिलती है। इसी स्तर पर लोग ज्यादा मेहनत करके अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, नए कौशल सीखते हैं और अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस स्तर पर है, तो उसे प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि उसे यह एहसास दिलाया जाए कि वह मूल्यवान है और उसकी उपलब्धियों को सराहा जाता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो हमेशा अपने काम की तारीफ चाहता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह आत्मसम्मान की जरूरत के स्तर पर है। वह यह सुनना चाहता है कि उसने अच्छा किया, क्योंकि यही उसकी प्रेरणा है। आखिरी और सबसे ऊंचा स्तर आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान और पहचान पा लेता है, तो अब वह खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करने लगता है। वह सिर्फ पैसे, रिश्तों या पहचान के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीने की कोशिश करता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं और समाज में कुछ नया योगदान देना चाहते हैं। वे कला, विज्ञान, नवाचार, समाज सेवा और आत्मविकास जैसे चीजों में रुचि लेने लगते हैं। अब सोचिए,
अगर कोई व्यक्ति इस स्तर पर है और आप उससे सिर्फ पैसे कमाने की बात करते हैं तो उसे यह ज्यादा प्रेरित नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं अब अलग हो चुकी हैं। वह सिर्फ खुद की भलाई के बारे में नहीं बल्कि समाज और दुनिया के बारे में सोचने लगा है। अगर आप यह समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति मसलों की इस जरूरतों की सीढ़ी पर कहां खड़ा है, तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किन चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। अगर किसी की जरूरतें बुनियादी हैं तो उसे सुरक्षा और स्थिरता चाहिए। अगर वह रिश्तों की तलाश में है तो उसे अपनापन चाहिए। अगर वह पहचान चाहता है तो उसे सराहना चाहिए। और अगर वह आत्म साक्षात्कार के स्तर पर है तो उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उसके जीवन को एक गहरे उद्देश्य से जोड़ सके। जब आप इस मॉडल को अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपको लोगों को समझने में आसानी होती है। आप यह जान पाते हैं कि कौन किस चीज से प्रेरित होगा, कौन किस तरह के फैसले लेगा और किसे किस तरीके से प्रेरित किया जा सकता है। इससे न सिर्फ आपके रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि आप लोगों के साथ ज्यादा गहरी समझ भी बना पाते हैं। हर इंसान के भीतर एक अहंकार, ईगो होता है जो उसे खुद को अच्छा महसूस कराने और आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। जब भी कोई चीज हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है या हमें असुरक्षित महसूस कराती है तो हमारा दिमाग हमें उस तकलीफ से बचाने के लिए कुछ तरीके अपनाने लगता है। ये तरीके डिफेंस मैकेनिज्म कहलाते हैं। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम यह पहचान सकें कि कोई व्यक्ति किस तरह अपने अहंकार की रक्षा कर रहा है तो हम उसकी असली भावनाओं और डर को समझ सकते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी गलतियों को नजरअंदाज करता है और हमेशा दूसरों को दोष देता है तो इसका क्या मतलब है? हो सकता है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बच रहा हो, क्योंकि इससे उसका आत्मसम्मान चोटिल हो सकता है। वह यह सोच भी नहीं सकता कि वह गलती कर सकता है, इसलिए उसका दिमाग उसे एक आसान रास्ता दिखाता है, दूसरों को दोष देने का। यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसमें इंसान अपनी कमजोरियों को दूसरों में देखने लगता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, लेकिन वह खुद को शांत और संयमित दिखाने की कोशिश करता है। जब भी कोई उससे कहता है कि वह बहुत गुस्सैल है तो वह तुरंत जवाब देता है, मैं गुस्सैल नहीं हूं, तुम खुद बहुत चिड़चिड़े हो। यह प्रोजेक्शन का एक उदाहरण है, क्योंकि वह अपनी नकारात्मक भावना को स्वीकार करने की बजाय उसे दूसरों पर डाल रहा है। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाते हैं तो आप यह पहचान सकते हैं कि उसका असली डर यह है कि वह खुद को गुस्से वाला व्यक्ति मानने से डरता है। एक और आम डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल, इनकार करना। इसमें व्यक्ति किसी सच्चाई को स्वीकार करने से ही इनकार कर देता है, चाहे वह कितनी भी साफ क्यों ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्च करता है और कर्ज में डूब चुका है, लेकिन जब भी कोई उसे इस बारे में कुछ कहता है तो वह जवाब देता है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरे पास सब कुछ नियंत्रण में है। यह डिनायल है। वह सच्चाई को देखने की बजाय उसे नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करना उसके अहंकार के लिए मुश्किल हो सकता है। कई बार लोग रैशनलाइजेशन, तर्क देने का सहारा लेते हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी गलतियों के लिए बहाने बना लेते हैं ताकि उन्हें बुरा महसूस न हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में फेल हो जाता है और कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी यह परीक्षा बेकार थी। असल में उसे फर्क होता है, लेकिन अगर वह इसे स्वीकार कर ले तो उसे निराशा महसूस होगी। इसलिए वह खुद को यह समझाने लगता है कि परीक्षा की कोई अहमियत ही नहीं थी। इस तरह वह अपने अहंकार को बचाने की कोशिश करता है। एक और दिलचस्प डिफेंस मैकेनिज्म है रिप्रेशन, दबाना। इसमें व्यक्ति अपने दर्दनाक अनुभवों या भावनाओं को अपने अवचेतन मन में दबा देता है ताकि उसे इनसे न जूझना पड़े। मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन में बहुत डांटा गया हो, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो उसे अपने बचपन की यह बातें याद ही नहीं रहती। यह इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग इन कड़वी यादों को इतनी गहराई में दबा देता है कि वे सतह पर आती ही नहीं। लेकिन यह दबी हुई भावनाएं फिर भी उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। हो सकता है कि वह आलोचना से बहुत डरता हो,
या हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करता हो। अगर हम यह समझ सकें कि कोई व्यक्ति किन चीजों को अपने दिमाग में दबा रहा है, तो हम यह भी जान सकते हैं कि वह किन असली डर या तकलीफों से जूझ रहा है। रिग्रेशन, बचपन जैसी हरकतें करना भी एक आम डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें इंसान किसी तनावपूर्ण स्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए पुराने बचपन वाले व्यवहार करने लगता है। कभी कभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होने पर अचानक रोने लगते हैं या कोई ऐसा तरीका अपनाने लगते हैं जो उन्होंने बचपन में अपनाया था। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में बहुत दबाव में है और वह हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है या चिड़चिड़ा हो जाता है, तो हो सकता है कि वह रिग्रेशन का इस्तेमाल कर रहा हो। उसका दिमाग उसे बचपन की उस अवस्था में ले जा रहा है जब उसे अपने गुस्से के जरिए ध्यान और सहारा मिलता था। कई बार लोग डिस्प्लेसमेंट, भावनाओं को दूसरी जगह निकालना का सहारा लेते हैं। इसमें इंसान अपनी असली भावनाओं को उस व्यक्ति पर नहीं निकालता जिससे वह परेशान है, बल्कि किसी और पर निकाल देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस में अपने बॉस से डांट खाकर घर आता है, लेकिन वह गुस्सा अपने परिवार या दोस्तों पर निकालने लगता है। उसका असली गुस्सा बॉस पर है, लेकिन चूंकि वह बॉस पर गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए उसका दिमाग उसे एक आसान विकल्प देता है, किसी कमजोर या सुरक्षित व्यक्ति पर गुस्सा निकालना। कुछ लोग सब्लिमेशन, रचनात्मक रूप में भावनाओं को बदलना का इस्तेमाल करते हैं, जो एक सकारात्मक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं को किसी रचनात्मक या उत्पादक गतिविधि में बदल देता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल हो सकता है, लेकिन अगर वह इस गुस्से को खेल, व्यायाम या कला में लगाता है, तो वह इसे एक अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकता है। कई कलाकार, लेखक और खिलाड़ी अपनी भावनाओं को रचनात्मक कार्यों में बदलकर इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।